हेलो, जय हिंद। वीपीएन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। राजस्थान इतिहास की सीरीज अपनी चल रही है और राजस्थान के शिलालेख हमारा टॉपिक चल रहा है। राजपूतों की उत्पत्ति और राजस्थान की प्राचीन सभ्यता टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग जाकर उन्हें देखिए। आज हम राजस्थान के जो शिलालेख है, अभिलेख हैं, इसकी दूसरी वीडियो लेकर आए हैं। आज हम बाकी के बचे हुए जो अभिलेख हैं, शिलालेख है, उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, और एक गुड न्यूज़ है आप सभी लोगों के लिए। आप लोगों को कुछ चेंजेस दिख रहा होगा। पीछे की तरफ देखिए, बोर्ड थोड़ा सा बड़ा है, पहले छोटा बोर्ड था। आप सब लोगों के प्यार और स्नेह की वजह से हमने सोचा कि एक कदम आगे बढ़ाया जाए और बड़ा बोर्ड लेकर आए, ताकि आप लोगों को सुविधा हो, आप लोगों को असुविधा ना हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को लेकर के, जो हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के अभिलेख या शिलालेख। राजस्थान के अभिलेख। वापस से अपना वही तरीका, एक मैं रफ सा मैप तैयार कर देता हूँ राजस्थान का, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा समझ में आए। उम्मीद है काफी आप लोगों को अच्छा दिख रहा होगा मैप। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे एक अलग से शिलालेख की, जिसका नाम है कर्णसभा का शिलालेख। दोस्तों, यहाँ पे आप सबको पता है कोटा पड़ता है। कोटा के अंदर हमें एक शिलालेख मिलता है कर्णसभा का। कर्णसभा का शिलालेख। इसकी हम बात करेंगे। दोस्तों, ये जो शिलालेख है ये 738 ईस्वी का है। ठीक है दोस्तों, कोटा के अंदर से हमें प्राप्त होता है। भाषा इसकी संस्कृत है। इसके अंदर से हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। क्वेश्चन इससे बनता है, क्योंकि इसके अंदर हमें जो जानकारी मिलती है वो है कि एक मौर्य सम्राट है धवल नाम, उसका नाम है धवल। उसकी हमें जानकारी प्राप्त होती है कि एक राजा था धवल नाम का, उसने ये शिलालेख लगवाया था। उसके समय में शिलालेख का ये शिलालेख उत्कीर्ण हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो अंतिम जानकारी है उस मौर्य सम्राट धवल राजा की। इसके बाद में राजस्थान का कोई सा भी शिलालेख, कोई सा भी अभिलेख हमें मौर्य शासक के जो राजा थे उनकी हमें जानकारी नहीं देता है। तो इस जो इम्पोर्टेंट चीज है इसकी वो ये है कि इसके अंदर हमें मौर्य राजा, मौर्य शासक धवल, मौर्य शासक धवल की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में इसके पश्चात किसी भी शिलालेख, किसी भी अभिलेख से हमें मौर्य जो राजा हुए हैं, शासक हुए हैं, उनकी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, ये 738 ईस्वी का है। इसके बारे में यही एक इंपॉर्टेंट चीज है, इससे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि कौन सा शिलालेख है जो हमें अंतिम मौर्य सम्राट धवल की जानकारी देता है। उसका नाम है कर्णसभा का शिलालेख। कहाँ से मिला है? कोटा से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? कोटा से हमें यह प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगले शिलालेख की। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा यहाँ पे एक जगह पड़ती है, मैप से आप समझ गए होंगे क्या कौन सी जगह पड़ रही हो। जोधपुर। जोधपुर से हमें एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसका नाम है घटियाला। तो घटियाला एक जगह है, वहां पे ये अभिलेख लगा हुआ है, शिलालेख लगा हुआ है। इसका नाम घटियाला का शिलालेख पड़ गया। घटियाला का शिलालेख। इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, घटियाला का जो शिलालेख है ना, एक्चुअल में एक नहीं है, दो शिलालेख है। शिलालेख 1 और शिलालेख 2 लगवाए दोनों के दोनों ककुस्त के द्वारा हैं, जो गुजर प्रतिहार का एक राजा हुआ था।
उसी ने इन दोनों को लगवाया है, लेकिन ये दोनों जानकारी अलग अलग देते हैं। 861 ईस्वी का ये शिलालेख है। इस जो कुकुस्त के समय का है, ककुस्त कह लो, कुकस्त कह लो, ककुस्त दोनों नाम मिलते हैं हमें, उसके समय का ही है। क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है देखो। घटियाला का शिलालेख जो प्रथम है, उसके अंदर से हमें जो हरिश्चंद्र राजा हुआ है, जिसका नाम है हरिश्चंद्र, गुर्जर प्रतिहारों का जैसे संस्थापक कह लो, मूल पुरुष कह लो, आदि पुरुष कह लो, या जिसने जो गुर्जर प्रतिहार जो वंश है उसकी नींव डाली थी हरिश्चंद्र, उससे लेकर के ककुस्त तक का इतिहास हमें मिलता है इस शिलालेख के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसका जो लेखक था, इस शिलालेख का लेखक था, वो कौन था? तो मग नाम का एक व्यक्ति था जो इसका लेखक है। वो जाति से ब्राह्मण था। ठीक है दोस्तों, लेखक, इसको उत्कीर्ण किसने करवाया था? कृष्णेश्वर नामक व्यक्ति ने इसको उत्कीर्ण करवाया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे और क्या क्या जानकारी हमें इससे प्राप्त होती है। तो मग जाति का जो ब्राह्मण था, जो इसका लेखक था, उस जब वो इसको उत्कीर्ण करवाता है कृष्णेश्वर के द्वारा, तो वो थोड़ी और जानकारी अपने बारे में दे देता है कि वो कि भाई मग जाति के बारे में भी लोगों को पता होना चाहिए। इस कारण से वो अपनी जाति के बारे में भी इसके उल्लेख कर देता है। तो मग जाति के ब्राह्मणों का भी उल्लेख हमें कौन सी शिलालेख से मिलता है? वो घटियाला के शिलालेख से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे जो बात करेंगे वो ये है कि मग जाति के जो ब्राह्मण है उसके बारे में क्या जानकारी हमें इससे प्राप्त होती है। तो मग जाति के जो ब्राह्मण है उनकी जानकारी प्राप्त ये होती है कि वे वर्ण व्यवस्था के घोतक है। ठीक है दोस्तों, एक तरफ मग जाति के जो ब्राह्मण है वो मंदिरों में भी पूजा पाठ करवा लेते हैं, करते हैं, और दूसरे जैन मंदिरों में भी पूजा पाठ करते हैं। तो वो एक तरह से बीच की कड़ी का काम कर रहे हैं, हिंदू धर्म और जैन धर्म के बीच की कड़ी का काम कर रहे हैं। इस कारण से उन्हें वर्ण व्यवस्था का घोतक कहा गया है। ये जानकारी हमें घटियाला शिलालेख देता है मग जाति के ब्राह्मणों के बारे में। और हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है इससे? दोस्तों, जो घटियाला शिलालेख जो दो है, इसका जो दूसरा भाग है, उसके अंदर हमें सती प्रथा की जानकारी मिलती है। एक व्यक्ति हुए, राजा हुए रेणुका, जो लड़ते हुए मारे गए थे, और उनकी पत्नी थी संपल देवी, वो उनकी मृत्यु के पश्चात सती हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन बन जाता है कि भाई कौन सा शिलालेख है जो हमें सती प्रथा का सबसे पहला प्रमाण देता है? वो है घटियाला का शिलालेख। ये बात हो रही है राजस्थान में। जब राजस्थान में पूछे, राजस्थान में सती प्रथा का सबसे पहले प्रमाण कौन देता है, तो कौन है? घटियाला शिलालेख। ठीक है दोस्तों, याद रह जाएगा। देखो दोस्तों, अब नोट डाउन करते हैं इसकी जानकारी को। घटियाला का शिलालेख, पहली बात तो दो है। ठीक है दोस्तों, एक और दो। ठीक है दोस्तों, कौन से समय का है? तो 861 ईस्वी का। किसके समय का है? ककुस्त। ककुस्त एक राजा है, ककुस्त के समय का है ये। क्या क्या हमें जानकारी प्राप्त होती है? पहले देख लेते हैं कि लेखक कौन थे। इसके जो लेखक है वो है मग। मग एक ब्राह्मण है। उत्कीर्णक, उत्कीर्णक की बात करेंगे तो वो है कृष्णेश्वर। उत्कीर्णक हुए कृष्णेश्वर। भाषा है संस्कृत। अब इससे हमें जानकारी क्या क्या प्राप्त होती है, बात करेंगे जानकारी क्या क्या जानकारी हमें इसके अंदर से प्राप्त होती है। तो सबसे पहली हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो है कि वो इसके अंदर हरिश्चंद्र प्रतिहार, राजा हरिश्चंद्र, जो उसे संस्थापक भी कह लो, मूल पुरुष कह लो, आदि पुरुष कह लो, हरिश्चंद्र से ककुस्त के समय का, ककुस्त तक का, तक के राजाओं का वर्णन। हरिश्चंद्र से ककुस्त तक के राजाओं का हमें वर्णन मिलता है इसके अंदर। और क्या प्राप्त होता है हमें इसके अंदर? मतलब मग जाति के ब्राह्मणों की भी जानकारी मिलती है हमें। मग जाति के ब्राह्मणों की भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा, सती प्रथा की जानकारी प्राप्त होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में
सती प्रथा की सर्वप्रथम जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? तो वो यही अभिलेख देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो घटियाला का शिलालेख से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि कौन से समय का है, 861 का है, कौन से राजा के समय का है, कक्कुस के समय का है। कक्कुस कौन है? गुर्जर प्रतिहार का राजा है। लेखक है मग, उत्कीर्ण है कृष्णेश्वर, भाषा है संस्कृत। जानकारी देता है ये हमें हरिश्चंद्र, जिससे प्रतिहारों का आदि पुरुष, मूल पुरुष, संस्थापक, या फिर ये कह लो कि जिसने प्रतिहारों की नींव डाली थी, वो हरिश्चंद्र ही था। वहां से लेकर के कक्कुस तक का हमें वर्णन मिलता है राजाओं का। मग जाति के ब्राह्मण जानकारी देता है। ये जानकारी कैसे मिलती है कि तो लेखक मग था, और वो जब इन हरिश्चंद्र से कक्कुस तक के राजाओं का वर्णन कराता है तो सोचा साथ साथ मेरे वाले के भी वर्णन कर देता हूँ मैं। तो ऐसा कारण से खुद का जानकारी दे देता है। और सती प्रथा की हमें इसमें जानकारी दी जाती है। सती प्रथा कौन थी? रेणुका नाम का एक राजा हुआ करता था, सामंत था। वो युद्ध में मारा गया था। उसकी पत्नी थी संपल देवी, जो युद्ध में शहीद जो सती हो जाती है। और इस कारण से सती प्रथा की सबसे पहले जानकारी कौन सा जो शिलालेख देता है, वो है घटियाला का शिलालेख। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। अब हम बात करेंगे अगले शिलालेख की, वो है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये क्या चीज है? ये उदयपुर। यहां से हमें एक प्रशस्ति प्राप्त होती है, सारणेश्वर प्रशस्ति। सारणेश्वर प्रशस्ति उदयपुर से। उदयपुर के अंदर सारणेश्वर मंदिर है, उसकी दीवार पे लगी हुई ये प्रशस्ति है। वहां से हमें प्रशस्ति प्राप्त होती है। कौन से समय की है ये? तो दोस्तों इसका जो टाइम है 953, 953 ईस्वी की ये प्रशस्ति है। क्या क्या इसके अंदर हमें जानकारी प्राप्त होती है? सबसे पहले तो भाषा, भाषा की बात करेंगे। भाषा कौन सी है इसकी? इसकी भाषा है संस्कृत। संस्कृत भाषा उस समय प्रचलन में रही थी, सबको पता है। इस कारण से भाषा संस्कृत ही होगी। लिपि कौन सी रहेगी? लिपि देवनागरी। लिपि देवनागरी या नागरी। जानकारी हमें क्या क्या प्राप्त होती है यहाँ से? दोस्तों यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी प्राप्त होती है हमें, उसकी हम चर्चा करेंगे। ये जिस राजा के समय का है, इस समय उदयपुर के अंदर अल्लट जो राजा है वो शासन कर रहा था। तो अल्लट और इसका पुत्र नरवाहन तथा अल्लट, नरवाहन तथा इनके दरबार में करने वाले अधिकारी, इनके दरबार में काम करने वाले अधिकारियों की पद सहित व्याख्या। इनके दरबार में जो अधिकारी कार्य करते थे, इन अधिकारियों का पद सहित वर्णन किया गया है कि कौन सा अधिकारी कौन से पद पे कार्य कर रहा है। ये हमें एक और इम्पोर्टेंट जानकारी मिल जाती है कि भाई किस किस क्या क्या जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो अल्लट व उसका जो पुत्र था नरवाहन था, जो उसके दरबार में काम करने वाले अधिकारी थे, पदाधिकारी थे, उनके पद समेत उनका उल्लेख मिलता है। और क्या जानकारी प्राप्त होती है हमें यहाँ से? हमें एक जानकारी और प्राप्त होती है यहाँ से। हमें यहाँ से मेवाड़ के इस समय के 953 ईस्वी के इस समय के मेवाड़ के शासन व्यवस्था, इस समय मेवाड़ की शासन व्यवस्था व कर व्यवस्था, कर व्यवस्था की भी जानकारी प्राप्त होती है। एक ये भी नोट डाउन कर लें कि भाई मेवाड़ की शासन व्यवस्था, कर व्यवस्था की जानकारी भी हम कौन से प्राप्त होती है? सारणेश्वर प्रशस्ति से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? उदयपुर से प्राप्त हुआ है सारणेश्वर प्रशस्ति। 953 ईस्वी का है, अल्लट के समय लगाई गई थी ये। अल्लट व उसके पुत्र नरवाहन तथा उसके राज्य में दरबार में काम करने वाले जितने भी अधिकारी है, पदाधिकारी है, उनकी पद सहित उल्लेख करता है, उनकी जानकारी देता है पद सहित का। और भाषा संस्कृत है, लिपि नागरी, देवनागरी इसकी लिपि। दोस्तों अब बात करेंगे हम अगले एक और शिलालेख की। यहाँ पे मैं बिंदु बना रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे यहाँ पे कौन सी चीज हमें यहाँ प्राप्त होती है।
ठीक दोस्तों, जोधपुर में ही हमें मिलता है ओशिया का लेक। ओशिया का लेक। इसकी चर्चा करते हैं। ओशिया का जो लेक है कौन सी ईस्वी का है, तो सबसे पहले हम इस बात करेंगे, यह है 956 ईस्वी का। 956 ईस्वी का, ठीक है। भाषा की बात करेंगे, कौन सी भाषा का ये शिलालेख है, तो इसकी भाषा है संस्कृत। आप सभी लोगों को पता होगा उस समय भाषा कौन सी प्रचलित में थी, तो संस्कृत भाषा प्रचलन में थी। तो कौन सी भाषा का हो गया, संस्कृत भाषा का हो गया। इसका जो अब उत्कीर्णक की बात करेंगे, कौन सा व्यक्ति जिसने इसको उत्कीर्ण करवाया था, तो उसका नाम है पदाचा। इसका जो उत्कीर्णक है, उत्कीर्ण किसने करवाया था इसको, पदाचा ने। पदाचा नाम का एक व्यक्ति था जिसने इसको उत्कीर्ण करवाया था। जानकारी हमें क्या देता है, तो दोस्तों इस शिलालेख के अंदर जो प्रतिहार राजा वत्सराज था, हमने बात की मंडोर गटियाला जोधपुर के अंदर शिलालेख में कक्कुस्त के समय का है। कक्कुस्त को गुर्जर प्रतिहारी था, उसके पास में ही ओसिया का लेख मिलता है, वहां से हमें वत्सराज की जानकारी मिलती है। वत्सराज भी दोस्तों गुर्जर प्रतिहार का राजा था। वत्सराज को रिपुओ, रिपु उस वक्त की एक विद्रोह करने वाली जाति रही है, रिपुओं का दमन करने वाला बताया है। रिपुओं का दमन करने वाला बताया है। वत्सराज को रिपुओं का दमन करने वाला बताया गया है। और उस समय की जो वर्ण व्यवस्था प्रचलन में थी, उस वर्ण व्यवस्था का भी इन्होंने इस अभिलेख के अंदर, इस शिलालेख के अंदर उल्लेख किया है। तो हमें क्या है, वर्ण व्यवस्था की भी जानकारी मिलती है। वर्ण व्यवस्था की भी हमें यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। वर्ण व्यवस्था के बारे में हम जानते ही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सबसे अंत में शूद्र। तो वर्ण व्यवस्था की भी हमें जानकारी कौन सा शिलालेख देता है, तो वो है ओसिया का शिलालेख। इससे क्वेश्चन बनता है दोस्तों, एक तो ये क्वेश्चन बनता है कि वत्सराज को रिपो का दमन करने वाला किसने बताया गया, ओसिया के लेख में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, और ये मिलता कहाँ से, जोधपुर से मिलता है, जोधपुर विषय से हमें प्राप्त होता है। अब बात करते हैं हम अगले शिलालेख की, जो हमें प्राप्त हुआ है चित्तौड़ से। एक और शिलालेख है जिसकी हम बात करेंगे, जो हमें चित्तौड़ से प्राप्त हुआ है, जिसे कहते हैं चित्तौड़ का लेख। इसकी चर्चा भी कर लेते हैं हम साथ में। चित्तौड़ का लेख नाम से पता चला है कहां से प्राप्त हुआ, चित्तौड़ से प्राप्त हुआ। समय पूछ ले, कौन सी ईस्वी का है, 971 ईस्वी का है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे आगे। जानकारी क्या क्या देता है, सबसे पहले भाषा की बात कर लेते हैं। भाषा कौन सी है, भाषा संस्कृति है। भाषा संस्कृत है दोस्तों। इससे हमें दो जानकारियां मिलती है और दोनों जानकारियां बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा। पहली जो हमें यहाँ से जानकारी मिलती है वो है कि महिलाओं का मंदिरों में प्रवेश वर्जित था। तो दोस्तों महिलाओं का मंदिरों में प्रवेश वर्जित है, कौन सा अभिलेख हमें बताता है, तो वह चित्तौड़ का लेख। क्या मिलता है कि जो महिलाएं थी, महिलाओं का प्रवेश वर्जित था किसमें, मंदिरों में। महिलाओं का प्रवेश वर्जित, महिलाओं का प्रवेश वर्जित था किसमें, मंदिरों में। कौन सा लेख हमें बताता है, वो है चित्तौड़ का लेख। पहली तो हमें यहाँ से जानकारी मिल जाती है। दूसरी जो हमें जानकारी मिलती है वो
भी इम्पोर्टेंट है। परमार जो राजा हुआ है, हम सब ने पढ़ा है परमार। जब मैंने राजपूतों की उत्पत्ति पढ़ाई थी तब मैंने परमारों के बारे में बताया था। परमारों की, परमार शासकों की परमार शासकों की जानकारी भी हमें इस चित्तौड़ के लेख से प्राप्त होती है कि भाई परमार शासकों की क्या क्या उपलब्धियां रही थी, किस तरह उन्होंने चित्तौड़ पे अधिकार किया, उनके अधिकार करने के बाद चित्तौड़ की किस तरह समृद्धि हुई, चित्तौड़ किस तरह से समृद्ध हुआ, इन सभी चीजों की जानकारी हमें चित्तौड़ के लेख से प्राप्त होती है। तो दोस्तों हमने चार पांच जो भी शिलालेख हैं उनकी चर्चा की है। एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं कि सबसे पहले जो हमने पढ़ा, कणसवा का लेख पढ़ा। कणसवा का जो अभिलेख हमें प्राप्त होता है कोटा से प्राप्त हुआ था। 738 ईस्वी का ये लेख था। यहाँ से हमें धवल नाम तक मौर्य राजा था उसकी जानकारी मिल रही थी, और ये अंतिम लेख है जिससे मौर्य राजा धवल की जानकारी मिलती है। इसके बाद में किसी भी लेख से मौर्य राजाओं की जानकारी नहीं मिलती है। फिर हमने बात की थी घटियाला के अभिलेख की, जो 861 ईस्वी का था, जोधपुर से हमें प्राप्त हुआ था, ककुस्त के समय का था। और हमें ये क्या क्या जानकारी इससे मिल रही थी, तो इसके अंदर से हमें मिल रही थी कि भाई जो हरिश्चंद्र है और वहां से लेकर के ककुस्त तक के राजाओं का वर्णन है। फिर हमने बात की थी मग जाति के जो ब्राह्मण थे उनकी जानकारी मिलती है। वो कैसे मिलती है, लिखने वाला कौन था, मगही था, तो उन्होंने अपने भी इतिहास लिख दिया। लेखक उत्कीर्णक इसका कृष्णेश्वर था, हमने बात की थी। फिर हमने बात की और क्या क्या मिलता है, सती प्रथा की जानकारी मिलती है हमें यहाँ से, घटियाला के लिए सती प्रथा की जानकारी मिलती है। उसके बाद फिर हमने बात की सारणेश्वर प्रशस्ति की। 953 ईस्वी की प्रशस्ति उदयपुर में लगी हुई है, उदयपुर से हमें प्राप्त होती है। अल्लट के समय की है। अल्लट व उसके पुत्र नरवाहन उनके पदाधिकारियों इनकी जानकारी देता है। पद समेत उनकी जानकारी मिलती है कि कौन सा अधिकारी कौन से पद पे कार्यरत है। सारणेश्वर प्रशस्ति। और हमने बात की सारणेश्वर प्रशस्ति, भाषा कौन सी थी, संस्कृत थी, लिपि नागरी थी। सारणेश्वर जो प्रशस्ति थी इसका जो उत्कीर्णक था वो पदाचा था। सारणेश्वर प्रशस्ति को उत्कीर्ण करने वाला पदाचा नाम का व्यक्ति था। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। सारणेश्वर नहीं, ओसिया वाला जो व्यक्ति था उसका उत्कीर्ण पदाचा था। सारणेश्वर प्रशस्ति का उत्कीर्णक का नाम हमें जानकारी कम ही प्राप्त होती है कि उसका उत्कीर्णक कौन था। ठीक है दोस्तों, सारणेश्वर प्रशस्ति और क्या क्या मिलता है, मेवाड़ की शासन व्यवस्था व कर व्यवस्था की जानकारी मिलती है। फिर हमने बात की थी ओसिया के लेख की। ओसिया का जो लेख है वो हमें जोधपुर से प्राप्त होता है। 956 ईस्वी का ये लेख है। इसका जो उत्कीर्णक पदाचा है, इसके अंदर वत्सराज को रिपुओं का दमन करने वाला बताया है, और इससे हमें उस वक्त की शासन व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। फिर हमने बात की थी चित्तौड़ के लेख की। चित्तौड़ का लेख 971 ईस्वी का है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। दो जानकारी मिलती है, महिलाओं का मंदिरों में प्रवेश वर्जित था, उस समय महिलाओं को मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था। आप लोग जानते हैं, हमें पता है महिलाओं पे काफी उस समय अत्याचार वगैरह होते थे, उन पर रोक टोक ज्यादा लगी होती थी, तो उन पर रोक लगी हुई थी, वो मंदिर में भी नहीं जा सकते हैं। परमार शासकों का वर्णन मिलता है, उनकी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है, उन्होंने किस तरह चित्तौड़ पे आक्रमण किया इसकी जानकारी मिलती है, कि किस तरह चित्तौड़ पे अधिकार किया हमें इसका पता चलता है, किस तरह चित्तौड़ की समृद्धि हुई उनके शासन करने के बाद में इसकी जानकारी मिलती है। दोस्तों इस प्रकार हमने चार पांच शिलालेखों की चर्चा की। मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर हम आगे की जो भी जो हमारे लेख हैं उनकी चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं हम आगे जो बचे हुए हमारे शिलालेख हैं उनकी, कौन कौन से शिलालेख बाकी रह गए अब उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगले शिलालेख की जो हमें उदयपुर से प्राप्त हुआ है, और इसका नाम है एकलिंगनाथ प्रशस्ति। एकलिंगनाथ प्रशस्ति कहाँ से प्राप्त होती है हमें, ये उदयपुर से प्राप्त होती है। कौन से ईस्वी की है,
तो 973 ईस्वी की है। पूछ लिया जाए कि उत्कीर्ण किसके समय करवाया गया था इसका, तो इसका जो उत्कीर्ण है नरवाहन के शासन के समय करवाया गया था। नरवाहन के समय। दोस्तों थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी सारनेश्वर प्रशस्ति की, जो 953 ईस्वी की थी। हमने चर्चा की थी उसके अंदर अल्लट की, अल्लट के पुत्र नरवाहन और उनके जो पदाधिकारी हैं उनकी पद सहित जानकारी मिलती है। ये वही नरवाहन है, अल्लट का जो पुत्र था नरवाहन, वही नरवाहन है जिसकी कौन सी प्रशस्ति है, एकलिनाथ एकलिनाथ प्रशस्ति। ठीक है दोस्तों। और उस सब क्या और क्या जानकारी, कौन सी भाषा का ये संस्कृत भाषा है, भाषा संस्कृत है। लिपि पूछ ले तो नागरी है, लिपि पूछ ले तो इसकी नागरी है, भाषा संस्कृत है। ठीक है दोस्तों। और क्या जानकारी मिलती है उस समय की हमें, मेवाड़ के अंदर शासन व्यवस्था की ही हमें जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। फिर हम बात करेंगे अगले शिलालेख की, जो हमें प्राप्त होता है सीकर से, हर्ष माता मंदिर प्रशस्ति। हर्ष माता मंदिर प्रशस्ति। हर्ष माता मंदिर प्रशस्ति है दोस्तों, वो सीकर में मिल लगी हुई है। हर्ष माता का मंदिर है, उसकी दीवार पे ये लगी हुई है, वहां से हमें प्रशस्ति प्राप्त होती है। 973 ईस्वी की ये प्रशस्ति है। इसके अंदर दोस्तों जो चौहान है उनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। चौहानों की जानकारी साथ साथ ही ये कुछ नाम है जो हमें बताता है। बांगड़, एक तो होता है वागड़, वागड़ जो राजस्थान का दक्षिणी भाग होता है जिसके अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ आते हैं, उसे बांगड़ कहते हैं, वागड़ कहते हैं। ऊपर मिलता है बांगड़। ठीक है दोस्तों। तो बांगड़ का शब्द वारगट मिलता है। तो ये जानकारी हमें इस शिलालेख से प्राप्त होती है। बात करेंगे हर्ष माता मंदिर प्रशस्ति कहाँ कहाँ लगी हुई है, सीकर के अंदर। कौन सी ईस्वी की है, 973 ईस्वी की है। क्या जानकारी प्राप्त होती है हमें इससे, जानकारी हमें यहाँ से चौहानों की जानकारी प्राप्त होती है। चौहानों की जानकारी मिलती है। और वांगड़ का नाम क्या मिलता है, वारगट मिलता है। वांगड़ का नाम क्या मिलता है, वारगट। वांगड़ का नाम हमें यहाँ पे वारगट मिलता है। तो ये हर्षनाथ मंदिर प्रशस्ति हो गई। अब हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण अभिलेख की, महत्वपूर्ण शिलालेख की, जिसका नाम है बिजोलिया का शिलालेख, जो हमें यहाँ से प्राप्त होता है। भीलवाड़ा यही रहेगा शायद, ये कोटा और ये भीलवाड़ा से। बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख की हम बात करेंगे दोस्तों। बिजोलिया शिलालेख जो है वो हमें भीलवाड़ा से प्राप्त होता है। भीलवाड़ा के अंदर पार्श्वनाथ जैन मंदिर है, एक पार्श्वनाथ जी का एक जैन मंदिर, उसकी दीवार पे ये शिलालेख खुदा हुआ था। पूछ लिया जाए कि इसका लेखक कौन है, तो कायस्थ केशव इसका लेखक है। रचयिता गुणभद्र है। उत्कीर्ण करने वाला गोविंद है। 1170 ईस्वी का ये शिलालेख सोमदेव, चौहान वंश का राजा सोमदेव उसके समय का है। और हम बात करते हैं क्या क्या जानकारी मिलती है हमें इससे। 13 13 पद में लिखा गया, 13 श्लोक है इसके अंदर, 13 भागों में 13 पद में लिखा गया है। अजमेर व सांबर के जो चौहान है उनकी जानकारी मिलती है। और कुछ जगह है उनके हमें इसके अंदर प्राचीन नाम प्राप्त होते हैं। जैसे दिल्ली का प्राचीन नाम दिल्ली का था, जालोर का जवालीपुर था, ऊपरमाल को उत्तरमाल भी कहा जाता था, मंडुर को मांडेपुर कहा जाता था, बालोतरा को खेड़ा कहा जाता था, भीनमाल का श्रीमाल नाम मिलता है। तो ऐसे कुछ जगह है, कुछ जिले हैं, कुछ उनके नाम हमें प्राचीन नाम इसके अंदर मिलते हैं। तो चलिए नोट डाउन करते हैं हमें इसके अंदर क्या क्या जानकारी मिलती है। सबसे पहले तो कौन सी भाषा में लिखा गया है, समय समय लिख लेते कौन से समय का है दोस्तों, 1170 ईस्वी का है। 1170
70 ईस्वी का ये शिलालेख कौन से शासक के समय का है? तो सोमदेव, सोमदेव चौहान। दोस्तों ये सोमदेव चौहान पृथ्वीराज तृतीय के पिताजी थे। वही पृथ्वीराज तृतीय जो मोहम्मद घोरी से तराइन का प्रथम व द्वितीय युद्ध करता है, उसके पिताजी सोमदेव चौहान। इसके जो लेखक हैं वो है कायस्थ केशव। कायस्थ एक ब्राह्मणों के गोत्र रहा है। वैसे मुझे लगता है इसका नाम केशव कायस्थ होना चाहिए। कायस्थ गोत्र है, कायस्थ नाम नहीं, नाम केशव है। इसके जो रचयिता हैं, रचयिता की हम बात करेंगे, रचयिता का नाम है गुणभद्र। और हम बात करेंगे उत्कीर्ण किसने किया इसको? इसको उत्कीर्ण किया गोविंद ने। उत्कीर्ण करने वाला व्यक्ति कौन था? गोविंद था। कहाँ मिलता है ये? भीलवाड़ा के अंदर मिलता है, पार्श्वनाथ जैन मंदिर की दीवार पर। पार्श्वनाथ जैन मंदिर, पार्श्वनाथ जैन मंदिर की दीवार पे हमें प्राप्त होता है। और इसके अंदर हमें क्या क्या जानकारी मिलती है? तो दोस्तों इसके अंदर आज जो शहर है उनके प्राचीन नाम मिलते हैं। जैसे आज है दिल्ली, दिल्ली को प्राचीन काल में दिल्ली का कहा जाता था। दिल्ली को दिल्ली का कहा जाता था। भीनमाल का प्राचीन नाम हमें मिलता है श्रीमाल। जालौर का प्राचीन नाम मिलता है जवालीपुर। जवाली ऋषि की तपोभूमि रही है, जवाली ऋषि ने तपस्या की है यहाँ पे, इस कारण से नाम जवालीपुर मिलता है। कालांतर में जाल वृक्षों की प्रधानता हो गई, जिस कारण से इसे जालौर कहा गया। फिर हमें यहाँ पे मंडोर, मंडोर का प्राचीन नाम मांडेपुर मिलता है। मांडेपुर, मांडवपुर। ऊपरमाल, ऊपरमाल इसका जो हमें नाम मिलता है ऊपरमाद्री, उत्तरमाद्री। ये ऊपरमाल का प्रांत वही है जब राणा सांगा पाती परवन प्रथा चलाते हैं बाबर के विरुद्ध। तब मध्य मध्य प्रदेश का राजा अशोक परमार वो बाबर की वो राणा सांगा की सहायता करने के लिए आता है खानवा के युद्ध में। और राणा सांगा अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर देते हैं, जिसका ठिकाना बिजोलिया होता है। तो जागीर जो पूरी थी वो ऊपरमाल थी, उसका एक ठिकाना था बिजोलिया, ये वही ऊपरमाल है। और क्या नाम मिलता है हमें इसके अंदर? दिल्ली हो गया, भीनमाल हो गया, जालौर हो गया, ऊपरमाल हो गया, बालोतरा। बालोतरा का नाम मिलता है खेड़ा। तो दोस्तों इस प्रकार से कुछ नाम है जो हमें प्राप्त होते हैं बिजुले शिलालेख से। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने इस वाले शिलालेख की चर्चा की। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या क्या शिलालेख पढ़े आज। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमने चर्चा की थी वो चर्चा की थी 738 ईस्वी के कणसवा के लेख से, जो हमें कोटा से प्राप्त होता है। और वो हमें धवल नाम के मौर्य राजा था उसकी जानकारी दे रहा था, और वो अंतिम जानकारी थी। उसके बाद में हमें मौर्य राजा की किसी शिलालेख से जानकारी नहीं मिल रही थी। फिर उसके बाद में हमने बात की थी घटियाला के शिलालेख की, जो हमें जोधपुर से प्राप्त हो रहा था। 861 ईस्वी का था, कककुस्त के समय का, गुर्जर प्रतिहार का राजा हुआ करता था कककुस्त। उसने वो जो शिलालेख है वो खुदवाया था। जो घटियाला का शिलालेख है दोस्तों, ये हमें हरिश्चंद्र से लेकर के कक्कुस तक के जो राजा हुए थे उनका वर्णन बता रहा था, उनका उल्लेख कर रहा था। और जो घटियाला का शिलालेख था इसका लेखक मग था। तो मग ने साथ साथ खुद की जो इतिहास है, खुद की जाति है उसका भी वर्णन कर दिया।
कि मग जाति के हम ब्राह्मण हैं, हम वर्ण व्यवस्था के घोतक हैं, हम मंदिरों में पूजा करते हैं, हम जैन मंदिरों में भी पूजा कर सकते हैं, इतनी काबिलियत है हमारे अंदर। और फिर उसके बाद हम बात बात की थी हमने, और क्या मिलता है, सती प्रथा की जानकारी हमें दे रहा था गटियाला शिलालेख। सती जो प्रथा है, सबसे पहले राजस्थान के अंदर प्रमाण मिलता है सती प्रथा का, वो इसी शिलालेख में मिलता है। फिर उसके बाद में हमने बात की सारनेश्वर प्रशस्ति की, जो उदयपुर से हमें प्राप्त हुई थी, 956 ईस्वी की थी, अल्लट के समय की थी। अल्लट नरवाहन और उसके जो अधिकारी है उनके पद सहित जानकारी हमें उससे प्राप्त हो रही थी सारनेश्वर प्रशस्ति से। जो मेवाड़ है उसकी तत्कालीन शासन व्यवस्था और कर व्यवस्था की जानकारी मिल रही थी सारनेश्वर प्रशस्ति से। सारनेश्वर प्रशस्ति के जो लेखक जो थे वो लेखक कायस्थ कायस्थपाल और वेलक थे। एक चीज नोट करके लिख लेना, उस वक्त मेरे ध्यान में नहीं था कि जो सारनेश्वर प्रशस्ति है, सारनेश्वर प्रशस्ति सारनेश्वर प्रशस्ति के जो लेखक हैं वो है कायस्थपाल व वेलक। ये चीज नोट डाउन कर लेना उसके अंदर। फिर हमने बात की थी आगे ओसिया के लेख की। ओसिया का लेख हमें जोधपुर से प्राप्त हो रहा था। जोधपुर के अंदर 956 ईस्वी का ये शिलालेख था ओसिया का, जिसका उत्कीर्णक पदाचा थे। क्या क्या जानकारी हमें प्राप्त हो रही थी ओसिया का लेख से। ओसिया के लेख के अंदर हमें पता चलता है कि जो वत्सराज है उसको रिपुओं का दमन करने वाला बताया गया है। रिपु उस समय विद्रोह करने वाली जाति हुई थी, उसका दमन करने वाला बताया गया वत्सराज को। वत्सराज भी गुर्जर प्रतिहार का एक प्रतापी राजा हुआ है। हम जब गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी पढ़ेंगे इनके बारे में तो मैं डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा, डिटेल में इसकी हम चर्चा करेंगे। अभी हम थोड़ा ब्रीफ नॉलेज इनके बारे में ले लेते हैं। उसके बाद में हमें वर्ण व्यवस्था की जानकारी प्राप्त हो रही थी ओसिया के लेख से कि उस समय 4 वर्ण प्रचलित थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसकी जानकारी मिलती है हमें। फिर हमने बात की थी चित्तौड़ के लेख की। चित्तौड़ के लेख से हमें 2 जानकारी प्राप्त हो रही थी कि जो मंदिर थे, मंदिर देवालय थे, उनके में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। महिलाओं को भाई मंदिरों में अंदर आने की अनुमति नहीं थी। फिर हमने बात की थी और परमार शासकों की जानकारी दे रहा था चित्तौड़ का लेख। परमार शासकों की उपलब्धियां हो गई, उनकी चित्तौड़ पर विजय हो गए, चित्तौड़ की समृद्धि हो गई, इन सब की जानकारी हमें जो है वो चित्तौड़ का लेख दे रहा था। चित्तौड़ का जो लेख है वो 971 ईस्वी का है। फिर हमने बात की उसके बाद में एकलिंगनाथ प्रशस्ति की। एकलिंगनाथ प्रशस्ति अल्लट का जो पुत्र था नरवाहन उसके समय की है, 971 ईस्वी की ही है ये है। इसकी रचयिता अमर कवि हैं। इससे हमें मेवाड़ की शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों। फिर हमने बात की हर्षद माता मंदिर प्रशस्ति की, सीकर से हमें प्राप्त हो रही है 973 ईस्वी की। इससे हमें चौहानों की जानकारी प्राप्त हो रही है। चौहानों की जानकारी हमें इस जो प्रशस्ति है उससे प्राप्त होती है। और क्या क्या प्राप्त होता है, इसके अंदर एक नाम मिलता है जो बांगड़ है, उसको वारगट कहा गया है प्राचीन काल में, तो ये नाम हमें मिल जाता है। फिर हमने बात की बिजूलीय शिलालेख की। बिजूलीय शिलालेख काफी इंपॉर्टेंट है, इससे काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस शिलालेख से। पूछ लेता है कि इसके लेखक कौन थे, तो कायस्थ केशव इसके लेखक थे। रचयिता पूछ ले तो गुणभद्र इसके रचयिता हैं। उत्कीर्ण करने वाला पूछे तो गोविंद नाम का व्यक्ति उसको उत्कीर्ण करता है। पूछ ले कौन से राजा के समय का है, तो सोमेश्वर चौहान के समय का है, 1170 ईस्वी का। सोमेश्वर चौहान कौन था, तो पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान जिसे इतिहास में पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जाना जाता है, उसके पिताजी थे। ये पृथ्वीराज वही है जो मोहम्मद पूरी से तराइन का प्रथम व द्वितीय युद्ध करता है। प्रथम युद्ध में वह जीत जाता है, परंतु द्वितीय युद्ध में वह हार जाता है। कितने भागों में लिखा गया है, कितने पद मिलते हैं, 13 पद मिलते हैं बिजुले शिलालेख के। कहाँ मिलता है, भीलवाड़ा के अंदर मिलता है। पार्श्वनाथ मंदिर है, जैन मंदिर, उसकी दीवार पे लगा हुआ है। आज के जो आधुनिक नाम है शहरों के, उनके प्राचीन नामों की जानकारी देता है। दिल्ली को दिल्ली का कहा जाता है, भीनमाल को श्रीमाल कहा जाता है, जालोर को जवालीपुर कहा जाता है, ऊपरमाल को उत्तरमाद्री कहा जाता है, बाड़ोतरा को खेड़ा कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो शिलालेख है उनकी चर्चा की है। दोस्तों आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। आगे की जो शिलालेख है उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, ऐसे क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी।
आप लोग नोट्स बनाते चलिए साथ के साथ ही, और क्लास अगर समझ में नहीं आए तो वापस से उसे सुनिए और उसको शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आप लोग शेयर करोगे तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। कमेंट कीजिए दोस्तों, कमेंट करने से हमको काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, लोगों को हमारी चीज़ें पसंद आ रही है, नहीं आ रही। अगर आपको वीडियो में कुछ कमियाँ लगती है तो आप वो भी बताइए हमें कि सर वीडियो में ये कमियाँ हैं और इसे सुधार करना चाहिए, तो हम उसको सुधार करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।